हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। NTA नेट JRF हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। सो जिनका मैनेजमेंट कॉमर्स सब्जेक्ट है आप मुझे फॉलो कर सकते हो। HRM वाले भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं जो वो सिमिलर सी हैं जिसमें आपको हेल्पफुल रहेगा ये सेशन, और नेक्स्ट आने वाले सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10 डेज़ में। तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में या किसी भी ग्रुप्स में जहाँ पे आप हो। ठीक है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज़ रिक्वायर्ड इन। जो कार्डिनल मेजर है यूटिलिटी का, वो इनमें से किस में रिक्वायर्ड होता है, मतलब उसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। यूटिलिटी थ्योरी में पड़ती है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पड़ती है, रिवील्ड प्रीफरेंस में पड़ती है, या इन्फरर गुड में पड़ती है। ठीक है। सो एक्चुअली मैं लाइव सेशन लेने वाला था, उसमें क्या होता है कि आपके साथ साथ जो डाउट्स रेज होते हैं वो मुझे पता चल जाते हैं और उसका रिस्पांस मैं साथ के साथ करता रहता हूँ। लेकिन ऑफलाइन सेशन में क्या होता है कि आपके डाउट्स मुझे एग्जैक्टली उस टाइम पे पता नहीं चल पाते, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आपके रेज होने हैं वो मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिए हैं और वो आपको क्लियरली मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रेज होता है इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग पेपर 1 के लिए भी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है। इसके अलावा पेपर 1 के लिए भी बहुत सारे MCQ सीरीज़ मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो, और ग्रुप जो सेशन है हमारा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का सारे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले जान लेते हैं कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी वेयर इन द सर्टिफिकेशन ड्राइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम कंज्यूमशन ऑफ गुड्स सर्विसेज। ऑल ओवर जब एक कंज्यूमर किसी गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है और उस वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो इस ये जो जितनी भी एनालिसिस होती है ये सारी, इस प्रोसेस को हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। कि मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल फ़ोन लेना है, तो जब तक आप नहीं लोगे आपको सर्टिफिकेशन नहीं होगी। सो जैसे ही आप उस चीज़ को बाय कर लेते हो तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो। तो इस ये जो प्रोसेस है इसको कार्डिनल यूटिलिटी बोला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देयर फॉर दीज इकोनॉमिक्स डेवलप कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट टू मेजर द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम अ गुड्स। ठीक है। सो गुड्स और सर्विसेज के साथ जब आप सेटिस्फाई होते हो तो इस प्रोसेस को हम कार्डिनल मेजर कहते हैं, और ये हमारा जो है न्यूमेरिक फॉर्म में इसे मेज़र किया जाता है। न्यूमेरिक फॉर्म लाइक कि आपने 2 एप्पल खाने हैं, आपने एक मोबाइल फ़ोन लेना है, एक लैपटॉप लेना है, आपने या आपने संतरा वगैरह खाने हैं, या कुछ भी खाने हैं, आपने बर्गर खाने हैं, 1 खाने हैं, 2 खाने हैं। ठीक है। इस चीज़ को हम न्यूमेरिकली बोल सकते हैं कि जिसमें न्यूमेरिकली फॉर्म में कार्डिनल मेजर को हम मेज़र कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इंडिविजुअल गेन 20 यूटिल फ्रॉम आइसक्रीम एंड 10 यूटिल फ्रॉम कॉफ़ी। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी अपनी अपनी सर्टिफिकेशंस होती हैं आप कितने में सेटिस्फाई होगे। सो फॉर एग्जांपल दिया है कि अगर किसी ने 20 आइसक्रीम खानी है तो वो 10 कॉफ़ी वगैरह पी के अपना काम चला सकता है, वो सेटिस्फाई हो सकता है उस चीज़ में। अगर आपको 2 संतरे खाने हैं तो आप सेब खा के अपना काम चला सकते हो यहाँ पे। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं अभी। Ordinary utility state that the certification which a consumer derived from the consumption of product and services सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ तक, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में मेज़र किया जाता है। न्यूमेरिकल फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते इस चीज़ को, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। जैसे कि अगर आपने खाना खा लिया तो कितना खा लिया आपने, है ना, मेज़र करना उस चीज़ को कितना खा लिया, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आप नहीं कर सकते। आप कितने सेटिस्फाई हो गए किसी चीज़ को खा के, 1%, 2%, 3%, एग्जैक्टली आप इसको नहीं कर सकते, ये न्यूमेरिकल में नहीं आता। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है ना, वेयर इन द सर्टिफिकेशन ड्राइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंज्यूमशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप किसी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हो, ठीक है, उससे आने वाले सर्टिफिकेशन को कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और
ठीक है, इसमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? सिंपल यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को आप अचीव करके सेटिस्फाई हो जाते हो, हम उसे यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी लेवल आपका, सर्टिफिकेशन आपका लेवल जो है वो यूटिलिटी से क्रिएट होता है। ठीक है, सो बाकी के ये ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि इंडिफरेंस कर्व की अब हम बात करें, जो ऑप्शन गलत है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, वैसे ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये जो है ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो इसका आंसर आप तुक्के से नहीं दे सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी किसने लिखी थी, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम में इसको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद वाज पुट इनटू यूज़ बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, उसके बाद 20वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, हाउएवर इट वाज ब्राउट इनटू एक्सपेंसिव यूज बाय इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। सो अभी का अगर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादातर आपने देखा होगा J.R. हिक्स और R.G.D. एलेंस का हमें नाम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो अब इन्होंने इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। दिस थ्योरी इज़ आल्सो नॉन एज ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच भी इस थ्योरी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इक्वल सर्टिफिकेशन होता है, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा यहाँ पे, और रिवील्ड प्रीफरेंस है और इन्फरर गुड्स है, ये सारे नेक्स्ट लेवल हैं, ये सारे सर्टिफिकेशन के बाद के नेक्स्ट लेवल हैं। अब इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि इक्वल सर्टिफिकेशन कर्व होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप अगर आपने सेब खाने और आपके पास एमरजेंसी में ऑरेंज है, आपके पास सेब नहीं है, सो आपको उसमें इक्वल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर होती है सो डेट इज़ कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। मतलब एक चीज़ से आप सर्टिफाई नहीं हुए, दूसरी से हो गए। आपने एप्पल का फ़ोन बाय करना है, लेकिन सेम सर्टिफिकेशन आपको मी के फ़ोन से मिल रही है। ठीक है, अब रिवील्ड प्रीफरेंस की बात करते हैं। दिस थ्योरी एनालिसिस कंज्यूमर प्रीफरेंस फॉर अ कम्बिनेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कंज्यूमर बिहेव इन द मार्केट। सो कंज्यूमर का क्या प्रीफरेंस रहता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब फोरकास्टिंग करनी, मतलब कि फोरकास्टिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे अगर किसी मार्केट में किसी ने शॉप ओपन करनी है या किसी ने मॉल ओपन करना है, कुछ भी करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रिवील्ड प्रीफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंज्यूमर किस चीज़ की डिमांड करता है, वो अपने ज़रिए से मार्केट को किस तरह से देखता है। ठीक है, इन्फ्रा गुड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो एन इन्फ्रा गुड इज़ अ टाइप ऑफ गुड हुज डिमांड डिक्लाइन व्हेन इनकम रेज। जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, सो ये इन्फ्रा गुड्स में आता है। दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें, डिमांड ऑफ इन्फ्रा गुड इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम के साथ इन्वर्स करती है जो इन्फ्रा गुड्स होते हैं उसकी डिमांड। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन्फ्रा गुड आर नॉन नेम ग्रोसरी स्टोर प्रोडक्ट सच एज सीरियल और पीनट बटर कंज्यूमर्स में यूज़, है ना। अब मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी की सैलरी 10,000 है और वो घर में 50 रुपीज़ का बटर यूज़ करते हैं। 10,000 सैलरी में 50 रुपीज़ का बटर यूज़ करते हैं, उनकी सैलरी 50,000 हो जाती है। सो डेफिनेटली वो अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का उस चीज़ को बाय करेंगे। सो इन्फ्रा गुड्स का जो रिलेशंस होता है वो कंज्यूमर की इनकम के साथ होता है। इनकम जैसे जैसे रेज होती जाती है, एक प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो डिक्लाइन होती जाती है, दूसरे के लिए बढ़ती जाती है। ठीक है, सो मैनी ऑफ दीज गुड्स कम फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट लाइन एज द मोर एक्सपेंसिव नेम ब्रांड गुड्स। ठीक है, किसी भी तरह के गुड्स आ सकते हैं इसमें जो थोड़े से एक्सपेंसिव और बेटर क्वालिटी में हो। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंडिकेट्स। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड यहाँ पे क्या सीन होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई में इंक्रीमेंट होना। अब वो क्यों होता है जब डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अब डिमांड कब बढ़ती है मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया डायग्राम एक तरह से। ठीक है, ये एक्स है हमारा और ये वाई है। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल हो गई है। ठीक है, और ये हमारी हो गई है हॉरिजॉन्टल। सो अब इन्होंने क्या कहा है कि राइट वर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व इंडिकेट्स, तो ये राइट हो गई है हमारी, ये हो गई है हमारी लेफ़्ट। ये जो हमारी राइट है यहाँ पे,
ये वाली, ये जो हमारी राइट है यहाँ पे, ये इंडिकेट करती है जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तब ये इंडिकेट करती है। लेफ़्ट में डिमांड कम हो जाती है तो इसके कई फैक्टर हो सकते हैं डिमांड कम होने के, या तो आपकी इनकम कम हो गई, या इस बेस पे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा हो गया, ये कारण हो सकता है। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है उसके पीछे भी सेम फैक्टर होते हैं, आपकी इनकम ज़्यादा होना, ठीक है, या प्राइस वगैरह कम होना। सो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो राइट आंसर इज़ बी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बस डिस्कस किया हुआ, आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। सो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व मीन्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड इंक्रीज। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड इंक्रीज, फाइन दिस इंक्रीज इज ड्यू टू फैक्टर अदर देन द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, इंक्रीज सब्स्टिट्यूट प्राइस, रेज इनकम। अब रीजंस क्या हो सकते हैं कि जैसे सब्स्टिट्यूट होता है कि जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट आपने बाय करना है, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बाय करना है, आपने एप्पल का फ़ोन बाय करना है, उसका सब्स्टिट्यूट हम किसी को और को लगा लेते हैं, जैसे कि गैलेक्सी को लगा लेते हैं, गूगल गैलेक्सी को लगा देते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट है वो। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा, है ना, आपने बाय करना है एप्पल का फ़ोन, ठीक है, उसी टाइम पे एप्पल के फ़ोन का प्राइस बढ़ गया, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, आपकी डिमांड किसी और प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है कि इसके कई फैक्टर हो सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड ज़्यादा होना, चेंज होना, सब्स्टिट्यूट प्राइस इंक्रीज़ होना, इनकम भी रेज हो सकती है, इनकम ज़्यादा होगी तो आप डेफिनेटली आपकी डिमांड बढ़ेगी, है ना। सो राइट आंसर इज़ बी है यहाँ पे हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट अब क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं बोल सकते कि ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये होता है कि एक परफेक्ट कंपटीशन रहता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है, आपको ज़्यादा महंगा सामान नहीं मिल पाता। कुछ स्पेसिफिक स्टोर होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई अमीका स्टोर हो गया, डेल का स्टोर हो गया, एचपी का स्टोर हो गया। सो ऐसे मोनोपोलिस्ट हम इसको बोल सकते हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया हुआ है इसको, ये देखिए, अ मोनोपोलिस्ट इज़ एन इंडिविजुअल। मैं इसको रेज कर देता हूँ लाइन को, आपको दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। What is monopolist? A monopolist is an individual group or a company that control all the market for particular good or service. Okay, a monopolist probably also believe in policies that favor monopolists since it gives them greater power. A monopolist has little incentive to prove their product. So ज़्यादा अर्निंग्स नहीं होती इसमें, ये दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट में और लॉन्ग में, ठीक है। जो शॉर्ट रन में होती है उसमें क्या चीज़ होती है कि स्मॉल इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कस्टमर्स को क्या होता है कि इसमें कोई अल्टरनेटिव्स नहीं होता, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं, स्पेसिफिक स्टोर होते हैं, कोई ज़्यादा उसको अल्टरनेटिव्स इसमें नहीं होते। सो द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज़ मोनोपोली आर द सेम एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है। इनका क्वेश्चन क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर मोनोपोलिस्ट। अब इक्विलिब्रियम कब होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको। मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट का आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपने आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप, तो आपने जो 10 पेन है, 10 पेन के आपने मटेरियल मंगवा लिया, तो उस मटेरियल से एक एक्स्ट्रा पेन तैयार हो गया आपका, तो जो एक्स्ट्रा पेन आपका रेडी हुआ उसको मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पेन आपका रेडी हुआ जिसे मार्जिनल कॉस्ट उसको बोल देते हैं कि थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा हमारे पास बच जाना। सो उससे आपने जो एक्स्ट्रा पेन तैयार किया उसको मार्केट में सेल किया, जैसे ही उसका रिटर्न आया वो जो एक्स्ट्रा पेन का आपको अमाउंट मिलेगा वो मार्जिनल रेवेन्यू हम उसको बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं कि उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा पेन आपको रिसीव हुआ है यहाँ पे। सो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इसमें जब बराबर हो जाती है सो उस कंडीशन में ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसमें लिटिल बिट इंसेंटिव्स इम्प्रूवमेंट होता है जस्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। दो तरह के होते हैं शॉर्ट रन, मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन होती है और लॉन्ग रन भी होती है। अगर इसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो आपकी, अगर आपका रिटर्न फ़िक्स्ड कॉस्ट से कम आए यहाँ पे, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि
आपकी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में चली जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई जो फिक्स है, आपका रेंट हो गया बिल्डिंग का जिसमें आप काम कर रहे हो, अगर उतनी भी कॉस्ट आपकी नहीं निकल पा रही है रेंट की या सैलरीज़ की तो डेफिनेटली वो शट डाउन होगा आपका बिजनेस। अगर हाई लॉन्ग रन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है। सो राइट आंसर हमारा 1 है यहाँ पे। ये मैंने थोड़ा और आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू नहीं था, तो टोटल रेवेन्यू क्या है वो डिस्कस कर देता हूँ। टोटल इनकम फर्म रिसीव, जो भी टोटल इनकम फर्म को आती है उसको टोटल रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है, ये प्राइस के इक्वल होती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, जितना प्रोडक्ट क्वांटिटी हमारे पास है। एवरेज रेवेन्यू निकलता है हमारा टोटल रेवेन्यू को जब क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करने पे एवरेज रेवेन्यू निकल आता है। सो मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें, द एक्स्ट्रा रेवेन्यू गेन फ्रॉम सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड। सो जैसे कि मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था, एक्स्ट्रा आपने उसको सेल किया, एक्स्ट्रा पेन आपका बन गया मार्जिन कॉस्ट से और आपने उसको सेल किया, उसका जो रिटर्न आया आपको वो मार्जिन रेवेन्यू आया यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अभी हमारा कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी। अब जो टोटल रेवेन्यू आया आपका, ठीक है, आपकी अर्निंग हुई, टोटल रेवेन्यू आपका आया, उसमें से टोटल कॉस्ट निकाल दी, मतलब जितना आपका खर्चा हुआ वो आपने सारा निकाल दिया। सो आपका बचा हुआ प्रॉफिट होगा। अगर वो बचा हुआ प्रॉफिट भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट से कम निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा निकलती है, तब भी आप लॉस में जाओगे। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूले हैं, तो आपने इनको याद रखना है थोड़ा सा। In classical economics, it is assumed that firm will seek to maximize their profit. This occur when the difference between total revenue से total cost को is the greatest. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से बढ़ जाती है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल आल्सो अकर एट एन आउटपुट वेयर मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सो मोनोपोली की हम बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम लेवल की, तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है जब मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती हैं। ठीक है, सो इसमें हम लॉस नहीं बोल सकते इसको। और ये एक और छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे कि जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा बढ़ जाता है मार्जिनल कॉस्ट से तब प्रॉफिट होता है, और अगर कम हो जाता है तो उसमें लॉस होता है। मतलब जितने का आपका मटेरियल आया है, अगर मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा है और उससे जो आपने प्रोडक्शन किया उसका रिटर्न आपको कम आया तो डेफिनेटली उसमें आपको लॉस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे गिवन गुड क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन है फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज प्राइस डिक्रीज। ठीक है, शॉर्ट सप्लाई है ये, या हाई इलास्टिसिटी डिमांड है, या कोवेब सिचुएशंस है। सो सबसे पहले कोवेब सिचुएशन को भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन में। सो कोवेब थ्योरी है एक, जिसमें क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपने ये रीड करना है तो कर लीजिए, ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्चुअली मैं साथ साथ में पानी पी रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे है कि कोवेब थ्योरी की अगर हम बात करें, सो जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई फार्मर है, अभी वो कोई किसान है तो अपने वो खेतों वगैरह में कोई चीज़ लगाता है उगाने के लिए, है ना, तो उसके एक वेदर होता है, एक मौसम होता है ना। सो ये कोवेब थ्योरी हम उसी को बोल सकते हैं कि इसमें जो रिटर्न मिलता है, एग्रीकल्चर मार्केट हो गई जो बेस्ड होती है मौसम के अकॉर्डिंग। अगर बारिश ना होने का मौसम है और वो सही है तो उसमें बारिश हो जाए तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, अगर बारिश ना हो तो अच्छा चलता रहता है। कई जगह भी बारिश होना भी नुकसानदायक है, ना होना ही नुकसानदायक है। मतलब सिचुएशन के बेस भी होता है ये कोवेब थ्योरी, सिचुएशन के बेस भी होती है, और इसकी जो डिमांड और प्राइस है वो भी सिचुएशन के बेस पे डिसाइड होता है। तो हम गिवन गिड को ये नहीं बोल सकते कि कोवेब सिचुएशंस होती है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब गिवन गुड की बात करें तो ये 18वीं सेंचुरी में कॉइंड हुई थी। ठीक है, नेम्ड आफ्टर नोटेड स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर्टिफिकेशन जर्नलिस्ट सर रॉबर्ट गिफन। ये आपको नेम तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में, तब उसमें तो आप इसको आंसर कर पाओगे। सो द कंसेप्ट ऑफ गिफन गुड फोकस ऑन लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट। लो इनकम के साथ डील करता है, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट के साथ डील करता है।
डैट है वेरी फ्यू क्लोज, सब्स्टिट्यूट बहुत कम होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राइस हो गया, आटा हो गया घर में, चावल हो गए घर में, दाल वगैरह हो गई, तो इसके सब्स्टिट्यूट क्या होंगे? अगर आपने लेना आटा है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? आटा ही होगा। सो बहुत ज़्यादा कम फ्यू क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इसके, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि अगर आपको एक्टिवा लेनी है तो आप बाइक ले लेते हो, मोटरसाइकिल ले लेते हो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे इसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते इतने, इसमें फ्यू सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। एंड गिवन गुड्स कैन बी कंपेयर टू बेबलैंड गुड्स बी सिमिलर डिफरेंट स्टैंडर्ड इकोनॉमिक कंज्यूमर डिमांड थ्योरी बट फोकस ऑन लग्जरी गुड्स, ठीक है। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि अगर आपको प्राइस इंक्रीज़ भी हो तब भी आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है। आटे का प्राइस 30 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50 हो या 100 हो जाए तो आपको ये बाय करना ही पड़ेगा। सो फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो मे भी डिमांड कम हो सकती है, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड उतनी ही रहेगी और साथ साथ में चलती रहेगी, बढ़ेगी डिमांड, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन है कि विच आर शॉर्ट इन सप्लाई, सप्लाई कैसे बंद हो सकती है, ठीक है। आप कम खाना नहीं वो कर सकते, जितनी आपकी सर्टिफिकेशन होगी, है ना, उतने के हिसाब से आप करोगे उसको। सो विच हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, विच गिव रेज टू कॉवेब सिचुएशन। ऑल ऑप्शन ये सारे गलत हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब मैचिंग करनी है हमने यहाँ पे। मैच कैसे करेंगे? कस्टमर इंटरव्यू मेथड किन चीज़ों के लिए होता है हमारा यहाँ पे? वो होता है टाइम सीरीज़ के लिए और क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ टाइम सीरीज़ के लिए, कि अगर आपने फोरकास्ट करना है, मतलब फोरकास्ट करना है आपने, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आपने लास्ट 6 मंथ का डेटा ले लिया या 3 मंथ का डेटा ले लिया कि इस मंथ हमें कितनी अर्निंग हुई थी। अगर हम एग्जांपल ने यहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा किया नहीं हुआ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्टॉक मार्केट अप डाउन चलती रहती है, बढ़ जाता है, प्राइस कम हो जाता है, बढ़ जाता है। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर इंटरव्यू मेथड यूज़ होता है टाइम सीरीज़, हम उसको टाइम सीरीज़ बोल देते हैं, जिसमें एक पॉइंट पे ही एक वेरिएबल लिया जाता है, एक पॉइंट पे एक वेरिएबल लिया जाता है। लेकिन क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे एंड ऑफ द ईयर माइक्रोसॉफ्ट का कितना अर्निंग हुआ, एंड ऑफ द ईयर IBM ने कितना अर्निंग किया, गूगल ने कितना अर्निंग किया, इसने कितना किया, उसने कितना किया। सो ये सारी कंपनीज़ का ऑल ओवर डेटा को हम क्रॉस सेक्शनल डेटा बोल देते हैं, जिसमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। टाइम सीरीज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस किया जाता है। सो कस्टमर इंटरव्यू मेथड होता है फॉर टाइम सीरीज़ के लिए और क्रॉस सेक्शनल डेटा के लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है। सो मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड को जान लेते हैं। इसमें होता है कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द करंट एंड फ्यूचर डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कि अभी के लिए और फ्यूचर के लिए कितनी डिमांड रहेगी प्रोडक्ट की। मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड उसमें यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि अभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं और आप पुराना मोबाइल फ़ोन बाय कर लो किसी से सेल करने के लिए, और जैसे कि आप iOS बाय कर लो, अभी एंड्रॉयड चल रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें एग्जांपल के लिए। सो अभी हमारा ये जो मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड है वो डील करता है मार्केट एक्सपेरिमेंट सर्वे के साथ, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ ही मार्केट एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे रिग्रेशन पे। रिग्रेशन मतलब मार्केट स्टिमुलेशंस, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस इज सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ जो चेंज होती रहती है वो होता है बिहेवियर ऑफ कस्टमर का जो बिहेवियर है, उसके बाइंग करने का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसका देखने का नज़रिया होता है कि उसने क्या चीज़ बाय करनी है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं, है ना। वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हमने यहाँ पे रिलेशन देखना, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। सो वो किस कंडीशन में आता है, जिसमें मार्केट को स्टिमुलाइज किया जाता है, ठीक है। इट कैन बी यूटिलाइज टू एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड फॉर मॉडलिंग द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। उनमें क्या रिलेशन है दोनों वेरिएबल में, वो देखा जाता है इसमें। सो रिग्रेशन मेथड डील करता है मार्केट स्टिमुलेशंस के, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि मार्केट और कस्टमर का रिलेशन यहाँ पे देखा जाता है।
सो डिमांड फोरकास्ट की अगर हम बात करें, सो विदाउट कंज्यूमर इंटरव्यू, ठीक है, विदाउट कंज्यूमर इंटरव्यू डिमांड फोरकास्ट आप नहीं कर सकते। डिमांड फोरकास्ट करने के लिए कि कस्टमर की, कंज्यूमर की, जो यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है प्रोडक्ट को, उसकी डिमांड क्या क्या है। सो डिमांड फोरकास्ट के लिए आपको कंज्यूमर का इंटरव्यू लेना होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर हमारा निकल के आता है सी, जिसमें कस्टमर इंटरव्यू मेथड के लिए टाइम सीरीज़ देखी जाती है, क्रॉस सेक्शनल डेटा देखा जाता है, मार्केट एक्सपेरिमेंट के लिए मार्केट सर्वे देखा जाता है, रिग्रेशन का थर्ड, डिमांड फोरकास्ट का कंज्यूमर इंटरव्यू। ठीक है, कंज्यूमर सर्वे मेथड क्या है अब यहाँ पे, इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरव्यू ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर सिंपली कॉन्टेक्टेड बाय इंटरव्यूअर, ओके, and ask how much they would be willing to purchase of given product at number of alternative product price levels। कंज्यूमर से इंटरव्यू में पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है। अब अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी ने नया फ़ोन निकालना होता है, अगर आपने टीवी वगैरह में कहीं पे ऐड देखी होगी, तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी नया फ़ोन निकालती है तो कस्टमर से आज कांटेक्ट करती है, सर्वे करती है, लोगों से पूछती है कि आपकी बताइए क्या क्या डिमांड है, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको मोबाइल में, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए। सो इस तरह के जो डिमांड देखनी होती है, फोरकास्ट करना होता है डिमांड को, तो वो कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया जाता है यहाँ पर। कंज्यूमर्स का बेसिकली हम कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स का इंटरव्यू लिया जाता है। कंज्यूमर्स वो जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर्स वो जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ठीक है, मैं अगर अब इसमें भी डिफरेंस है, जैसे कि मैं दुकान पे गया, मैंने कोई प्रोडक्ट अपने फ्रेंड के लिए बाय कर लिया तो मैं कस्टमर हुआ, और वो प्रोडक्ट मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया तो वो कंज्यूमर हो गया। ठीक है, सो सप्लाई कर्व स्लॉप बैकवर्ड टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा डायग्राम, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर बना देता हूँ इसको। ये है हमारा डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, एक्स मान लेते हैं इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब स्लॉप कर्व स्लॉप बैकवर्ड टुवर्ड लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ इन्होंने बोला है, ऐसे हमारी इंडिकेट कर रही है ये। एक मिनट देना मुझे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो सप्लाई कर्व स्लॉप बैकवर्ड की तरफ जाता है तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। जब सप्लाई कर्व बैकवर्ड की तरफ जाता है तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं। वो कैसे? वो ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे जो डायग्राम है मैं ऐसे बना रहा हूँ आपके लिए, ऐसे करके। अब ये जो हमारा पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो हमारा आता है कि जो मान लीजिए लेबर है हमारे पास, हम लेबर को पेमेंट कर रहे हैं किसी काम करने के लिए। ठीक है, लेबर को हमने पेमेंट करनी है किसी काम करने के लिए। अब लेबर क्या कर रही है, एक तो वो जितना पैसा ले रही है उतना काम कर रही है, तो हमारा वो आएगा इस लेवल पे। ठीक है, जितना पैसा लेबर ले रही है उतना ही काम कर रही है, वो इस लेवल पे आएगा, मीडियम पे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि सप्लाई कर्व स्लॉप बैकवर्ड टुवर्ड लेफ़्ट। ठीक है, सप्लाई कर्व है ये जो हमारी, वो बैकवर्ड की तरफ जाना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर का जो हमारा पोर्शन है, इसका मतलब होता है कि जो लेबर है उन्होंने पेमेंट ली है, और जो काम है वो ज़्यादा करके दिया है, जितनी पेमेंट ली है वो काम उससे ज़्यादा करके दिया है। लेकिन ये जो हमारा लास्ट वाला आता है, यहाँ पे क्या होता है कि लेस क्वांटिटी इज़ सप्लाइड एट हायर प्राइस, कि पेमेंट तो लेबर ने ज़्यादा ली है यहाँ पे, लेकिन जो प्राइस, जो उसका रिटर्न है, आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा कम हमें दी है। सो अब यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, इसमें क्या होता है कि सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, नो। सो राइट आंसर इज लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट हायर प्राइस, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, सप्लाई करो स्लॉप बैकवर्ड टुवर्ड लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ बैकवर्ड इन्होंने ऐसे इसको इंडिकेट किया है। ठीक है, सो क्लियरली मैं आपको अगर बोलूँ कि गूगल पे एक इमेज है इसके रिगार्डिंग, उसमें आपको क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पे ना आप डायग्राम बनाने में थोड़ा इशू हो गया, तो वहाँ भी आप इजीली समझ पाओगे। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसमें मैं आपको हाथ से पेन वगैरह से बना के ये
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो जो लेफ़्ट वर्ड में डाउन की तरफ होता है ये हमारा, उसमें होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी, कम से कम क्वांटिटी सप्लाई होना बहुत ज़्यादा प्राइजेस पे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हमारा इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स आर, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट कंट्रीज़ का पार्ट है या इंडस्ट्रियलाइजेशन का या डेवलपिंग का या अ पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग नेशन दैट इज़ बिकमिंग मोर इंगेज विद ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ये ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट के साथ इंगेज करती है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। इसका जो मेन पर्पस होता है इमर्जिंग मार्केटिंग का, वो होता है कि सारी कंट्रीज़ को साथ लेके चलना, मतलब ऑल ओवर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड मार्केट। ये डेवलप्ड मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स है, ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइजेशंस नहीं है, डेवलपिंग नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं है, पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं है। राइट आंसर इज़ ए, आ पार्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। इंक्रीज लिक्विडिटी, ये क्या क्या चीज़ें करती है, क्या क्या चीज़ों में बेनिफिशियल है। इंक्रीज लिक्विडिटी इन लोकल डेब्ट, इक्विटी मार्केट, इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम and foreign direct investment and domestic development of modern financial and regulatory institutions, ठीक है। अब कंट्रीज़ के भी मैंने नाम लिख दिए जिनके साथ इंगेज होती है, मैक्सिको, रशियन, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, ब्राज़ील, ओके। सो ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है ताकि आपका ये डाउट इसमें क्लियर हो जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडिशनल रेवेन्यू जनरेटर बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट। जब आप एक एडिशनल यूनिट बनाते हो तो वो मार्जिन कॉस्ट होती है, जब आप उसे सेल करते हो तो वो मार्जिन रेवेन्यू होता है। सो इसमें एक्सप्लेन करने वाला कोई टॉपिक नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको डिस्कस कर दिया था, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था कि मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। सो मार्जिन रेवेन्यू इज़ अ इंक्रीज रेवेन्यू डेट रिजल्ट फ्रॉम सेल वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे यहाँ पे। इन विच टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन कंपटीटर ऑफर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर दी सेम प्राइस विज नॉट डिफ्रेंशिएशंस। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर कम होना, सेलर ना के बराबर होना, मतलब 1-2 सेलर होना, ठीक है। और वहाँ पे तो हम मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस बोल देते हैं, ठीक है। प्राइस डेफिनेटली उसमें भी सेम रहता है, अप डाउन्स नहीं होता, लिटिल बिट इंसेंटिव्स होता है जो प्रोडक्ट पे लगाया जाता है जस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो जो राइट आंसर है वो हमारा, वो इसमें है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, अ फर्म इज़ प्राइस टेकर, ठीक है, विच मीन्स दैट इज मस्ट एक्सेप्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एट विच इट सेल गुड। इफ परफेक्टली कंपटीशन मार्केट अटेम्प्ट टू चार्ज even a teeny amount more than the market price, it will be unable make any sales, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन रहता है, सेम प्राइस रहता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं होता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस या अगर कोई हम बोल सकते हैं कि आपसे ज़्यादा मार्केट वाला कोई ज़्यादा प्राइस उस चीज़ का लेता है तो वो उस चीज़ को सेल नहीं कर पाता, ठीक है, वो उस चीज़ को सेल नहीं कर पाता। अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल दें, अगर हम कोई डेल का स्टोर ले लें, ठीक है, उसको रिटेलर्स तो कर सकते हैं सेल वगैरह, लेकिन अगर हम डेल के स्टोर की बात करें, सिर्फ स्टोर की, लेकिन थोड़ा सा ये एग्जांपल यहाँ पे फिट नहीं है, फिर भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि अगर दो डेल के स्टोर हैं 10-10 किलोमीटर पे, दोनों का प्राइस डेल का सेम रहेगा, उसमें अप डाउन नहीं होगा, ठीक है। अगर वो करते हैं तो वो सेल नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। सो जो राइट आंसर है हमारा वो परफेक्ट कंपटीशन है। यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, जो डाउट है आपका, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह इससे ये रहता है कि आपके थोड़ा माइंड में वो सेट हो जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसे सॉल्व होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू, ठीक है। सो राइट आंसर देखिए, वेरिएबल है, शॉर्ट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं साथ साथ में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर अपॉर्चुनिटी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ क्या होती है। राइट आंसर है हमारा सी, द कॉस्ट फोरगॉन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्शंस। जब आप एक प्रोडक्शन को छोड़ के किसी दूसरी प्रोडक्शन करते हो, मतलब एक चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने बैंक में
10,000 रुपीज़ आपने बैंक में एफडी करवानी है और वही 10,000 रुपीज़ आपका फ्रेंड आपसे मांग रहा है। एफडी अगर आप करवाओगे बैंक में तो 6 मंथ का आपको 15,000 रुपये वो रिटर्न कर रहे हैं, 10,000 का 15,000 आपको रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है आपको 20,000 रुपये दे रहा है उसी 6 मंथ के। तो इसमें जो 15 और 20 में से माइनस करके जो 5,000 रुपये बचता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसमें देखी जाती है कि जिसमें आपको बेनिफिट हो। आपके पास 2 तरह के रास्ते होते हैं, एक आप सिलेक्ट करते हो जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, लेट्स से यू हैव 15,000 एंड योर चॉइस इधर टू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी XYZ। ठीक है, या आप उस मनी से को सीडी में लगा दें डेट अर्न 5% ईयर। ठीक है, अब एक में तो आपको मिल रहा है 5%, दूसरे में मिल रहा है आपको 10%। तो जिसमें 10% मिल रहा है आप उसी में जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं, जिसमें जिस वे में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। सो द कॉस्ट फॉरगॉन इज़ फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्शन। ठीक है, सो आई होप कि इसमें जितने भी डाउट थे आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें आंसर की भी गलत दी होती है, तो आप आंसर कीज़ को देख के जज मत करना किसी भी क्वेश्चंस को, खुद उसको ऑब्ज़र्व करना कि उसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है और कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर कीज़ देखते हैं और फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आंसर कीज़ अगर किसी की बी दी हुई है, राइट आंसर हमारा सी निकल रहा है, तो हमें आंसर की पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी आंसर कीज़ हर साल चैलेंज की जाती है स्टूडेंट की तरफ से, और एनटीए या यूजीसी, पहले यूजीसी थी, एनटीए जैसे कि अभी है तो एग्ज़ाम करवा रही है एजेंसी, तो ये मानते भी हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमारी तरफ से गलत हुआ था। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कैसे मिलेगा? अपनी तरफ से उसको उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, या जैसे भी मेरा लाइव सेशन है इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करके आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आप मुझे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 में मैनेजमेंट HRM कॉमर्स में बोल सकता हूँ, कॉमर्स के 40 to 30% जो है यूनिट्स मिलते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे 11 से लेकर 20 MCQs रहेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इसके अलावा अभी जो सेशन चल रहा है पेपर 1 के लिए, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो भी टारगेट हमारा 100 का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हम हर यूनिट के डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट सेशन होंगे, चाहे वो लाइव हो या ऑफलाइन हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और बता देना कि आपको लाइव वाले सेशन सही रहते हैं या ऑफलाइन वाले ऐसे। थैंक यू गाइस।